वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। सो जल्दी से बैठ जाइए। जो भी चीजें हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस करी है उनके बेस पर ही कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी हम यूजफुल इन्फॉर्मेशन यहाँ से लें जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हमको हेल्प करें। तो सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए और अपनी सीट्स पर आप लोग बैठ चुके होंगे। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। अपना ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखिएगा। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। के क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, जिसका कि हमने अधिकतम और न्यूनतम मान कब होते हैं ये भी हमने चीजें सीख ली हैं। विशेष स्थितियों के ऊपर हमने बात करी थी, कब ये बल अधिकतम होता है, कब ये बल न्यूनतम होता है, इस बल का परिमाण कैसे निकालते हैं, दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, सारी चीजें हमने बात करी थी। और आज की क्लास में हमने ये क्या बात करी थी, इसमें हमने इसे ये बताया था। चलिए तो हम बात कर रहे हैं लोरेंज बल के बारे में, लोरेंज फोर्स के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने जो चीजें देखी है उसमें जो गतिमान आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, यानी कि गति करता हुआ वो कहाँ पहुंच जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड में पहुंच जाता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे पास जो गतिमान आवेश होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र में भी उसकी गति होगी। तो इस कारण दोनों ही क्षेत्रों द्वारा उस पर परस्पर बल आरोपित होगा। तो यदि Q आवेश जो है, यदि आवेश Q है हमारे पास और वो यदि Q आवेश हमारे पास एक ऐसे स्थान पर गतिमान है जहां विद्युत क्षेत्र E है और चुंबकीय क्षेत्र B है, दोनों ही क्षेत्रों की उपस्थिति वहां पर है, दोनों ही क्षेत्र विद्यमान है, तो कण पर कार्य करने वाले कुल बल को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखें आप कि यहाँ पर एक चुंबकीय लॉरेंज बल हमने पढ़ा है, वहां पर सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति होगी, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों प्रेजेंट रहेंगे। तो इस बल को हम क्या नाम देते हैं, इस बल को हम लॉरेंज बल नाम देंगे। ये चुंबकीय लॉरेंज बल से डिफरेंट होगा। अब बात करते हैं कि ये बल की वैल्यू कितनी होगी। तो सपोज हम ये मान रहे हैं कि कोई एक कण है जो कि किस में मूवमेंट कर रहा है भाई, जो मूवमेंट कर रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है। तो विद्युत क्षेत्र के कारण कण पर कुछ ना कुछ वैद्युत बल लगेगा, है ना, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। वो कितना होगा, वो होगा एफ ई से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्यू ई। ठीक है, और इसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी कण पर कुछ चुंबकीय बल कार्यरत होगा, मैग्नेटिक फोर्स भी काम कर रहा होगा, जो कि होगा एफ एम, जिसको हमने अभी भी कैलकुलेट करा है, वह है क्यू वी क्रॉस बी, है ना, जिसको हमने चुंबकीय लॉरेंज बल के नाम से भी जाना था। अच्छा, कण पर कुल बल कितना लगेगा, कण पर कुल बल, यही तो लॉरेंज बल है। अभी तो हम ये डेफिनेशन पढ़ रहे थे। तो जो दोनों का टोटल आ जाएगा, दोनों का टोटल आ जाएगा, वही क्या होगा, वही हमारा लॉरेंज फोर्स होगा। मतलब लॉरेंज बल जो होगा वो होगा एफ ई प्लस एफ एम। यस और नो? बिल्कुल। अब हमको क्या करना है भाई, इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो कैलकुलेशन हम लोग कुछ इस तरीके से चलाएंगे, एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ से हम क्यू को कॉमन ले लेते हैं, दोनों के पास क्यू है, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा इसे। तो यह हो जाएगा ई प्लस वी क्रॉस बी ये जो इक्वेशन है डियर स्टूडेंट्स, ये लॉरेंज बल समीकरण है। इसको हम किस नाम से जानते हैं भाई, ध्यान रखेंगे, ये है लॉरेंज
बल समीकरण। ठीक है, इसे नोट डाउन करें। ये हमारे पास यहाँ पर टोटल फोर्स है, कुल बल है किसी आवेशित कण पर लगता हुआ जो कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में जा रहा है। चलिए नोट डाउन कीजिए इसे। नोट डाउन करेंगे। और यहाँ से हमको क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस तो हम करेंगे, साथ ही साथ एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर क्या वर्ड यूज हुआ है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हालांकि मैं आपको पिछली क्लासेस से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करता आ रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की सिर्फ बात कर रहे हैं। सारी चीज़ें सिमिलर हैं, कोई चीज़ डिफरेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, चुंबकीय बल जो है आवेशित कण पर जो लगने वाला बल है वो सिमिलर है, क्यू बी बी साइन थीटा। ठीक है, इसका अधिकतम मान जो होगा वो होगा क्यू बी बी, इसका अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, ये बातें हम पहले देख चुके हैं, इसीलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। और न्यूनतम मान इसका क्या होगा? न्यूनतम मान इसका क्या होगा? क्यू बी बी कब होगा? जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। और एफ एम बराबर 0 कब होगा? जब थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। ठीक है, और जब हमने क्या बात करी है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब लंबवत गति कर रहा है, ये देखो ना, ये कौन सा केस आ गया? लंबवत वाला। जब परपेंडिकुलरली अगर कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, तो ये थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसके साथ क्या होता है। तो इस बात को आप नोट डाउन कर लें। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्षेत्र के लंबवत गतिमान, क्षेत्र के लंबवत गतिमान आवेशित कण का पथ कैसा होता है? बिल्कुल ध्यान रखेंगे, दिमाग में रखेंगे इस बात को कि ये वृत्ताकार होता है, सर्कुलर होता है। कैसा होता है?
सर्कुलर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं कि अगर ये एक तरीके से हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और एक आवेशित कण यहाँ से आया, एक आवेशित कण यहाँ से आया, ठीक है, लंबवत हो गया ना 90 डिग्री, ठीक है, उसकी गति की दिशा क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए भाई, ये बात ध्यान रखेंगे, ये जो हमने क्लियरली लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। लंबवत अगर प्रवेश करेगा तो ये जो है घूमने लग जाएगा, तो इसका पथ वृत्ताकार होगा। हालांकि ऐसा वृत्ताकार नहीं होगा जैसे हमको दिख रहा है, ठीक है, उसको हम समझेंगे किस तरीके से होगा ये वृत्त, बट ये गोल गोल घूमने लग जाएगा। ये कैसे घूमने लग जाएगा, गोल गोल घूमने लग जाएगा, बस इतना आप ध्यान इस बात को रखें, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि एक समान वृत्तीय क्षेत्र में जो आवेशित अगर कोई आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, यानी जो थीटा है वो 90 डिग्री है, तो उसके द्वारा जो वृत्ताकार पथ अपनाया जाता है उसकी त्रिज्या पूछी जाती है आपसे। तो एक फॉर्मूला याद रखें, वृत्तीय पथ की त्रिज्या, हालांकि इसे हम डिराइव भी कर चुके हैं काफ़ी बार, और आने वाले कुछ टाइम में फिर से डिराइव करके बताऊंगा मैं आपको। अभी आप इसकी फॉर्मूला को डायरेक्टली याद रखें। वृत्तीय पथ की त्रिज्या जो होती है आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी होती है। आर बराबर क्या होती है, एम वी अपॉन क्यू बी होती है। इस बात को नोट डाउन रखें। जहां जहां मैं प्रतीकों का अर्थ लिख दे रहा हूं, जहां अगर एम बात करें तो द्रव्यमान होगा, आवेशित कण का क्या होगा, द्रव्यमान होगा, कण का द्रव्यमान। आर जो है वो वृत्तीय पथ की त्रिज्या है, ठीक है, ये बात तो हम जानते ही है। v जो है वो कण का वेग है, कण का वेग है। q कण का आवेश है, और b जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो कितनी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो अगर वृत्तीय पथ पर कोई कण गति कर रहा है, कोई कण चक्कर काट रहा है, ठीक है, वृत्तीय पथ पर, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी उस वृत्तीय पथ की, उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन निकल के आता है, इस बात को भी ध्यान रखें इसके साथ ही साथ, ठीक है। वो क्या है, यदि Q व V हम नियत कर दें, कांस्टेंट कर दें, मतलब आवेश किसी का फिक्स रखें, किसी कण का, ठीक है, और उस जिस चुंबकीय क्षेत्र में वो गति कर रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र के मान को भी फिक्स कर दें, तो R हमको दिखता है सीधे सीधे अनुक्रमानुपाती हो जाएगा MP के, है ना। Q और V को कांस्टेंट कर दो तो R का मान सिर्फ किस किस पर निर्भर करेगा, MV पर, और MV क्या है, संवेग। MV क्या है, संवेग, कण का संवेग, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इस केस में जो वृत्त की त्रिज्या होगी वो कण के संवेग पर डिपेंड करेगी। अगर कण का वेग ज्यादा, सॉरी, कण का द्रव्यमान ज्यादा हो गया, है ना, तो क्या होगा, द्रव्यमान ज्यादा होने से वृत्तीय पथ की त्रिज्या बढ़ जाएगी। वेग ज्यादा होगा तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या बढ़ जाएगी, कम होगा तो कम हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है चीज, इसको जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए। इसके साथ ही साथ कण का परिक्रमण काल के लिए भी हमको फॉर्मूला आता है। इसके बाद मैं आपको कण का परिक्रमण काल बताऊंगा कि एक चक्कर लगाने में उसको उस वृत्तीय पथ में कितना टाइम लगेगा। इसको हम कैसे नोट डाउन, कैसे याद रखते हैं, तो उसको इसके बाद बता रहा हूँ, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए।
चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे, देखेंगे कि कण अगर किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र में किस दिशा से जाए तो वो किस तरीके से घूमेगा। मतलब घूमने का वृत्तीय पथ ऐसे भी हो सकता है और वृत्तीय पथ ऐसे भी हो सकता है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और इसमें और चीज़ें डिस्कस करेंगे, ये फॉर्मूला किस तरीके से डेराइव हुआ इसके ऊपर बात करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें करने के लिए, क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं उनको भी समझेंगे, बट ये हम करेंगे अगली क्लास में। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज जो बातें आपको बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगली क्लास में मिलेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।